This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम सेल्स टैक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब भी हम सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं कि कितना भी सेल्स टैक्स हमें पे करना है या सेल्स टैक्स हमारे लिए रिफंडेबल है, उसकी कैलकुलेशन के लिए सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका हमें पता होना चाहिए वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बच्चे, हम डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को। सिंपल सा जनरल सा उसूल तो ये है कि सेलर रेसिपिएंट भी है, सेलर या रेसिपिएंट जितनी भी कंसीडरेशन रिसीव करे इन कैश, कंसीडरेशन, एक्चुअल कंसीडरेशन received in cash will be considered as the value of supply. तो consideration received in cash or in money will be considered as the value of supply. बट कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हमें उनको भी वन बाय वन डिस्कस करना। फर्स्ट वन, अगर सेलर कंसीडरेशन अदर देन कैश रिसीव कर रहा है, कंसीडरेशन रिसीव तो कर रहा है बट कैश नहीं रिसीव कर रहा, इन काइंड रिसीव कर रहा, कोई एसेट रिसीव कर रहा है, या पार्शली उसे बेनिफिट कंसीडरेशन रिसीव हो रही है इन कैश और पार्शली रिसीव हो रही है अदर देन कैश, तो तब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर की जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओपन मार्केट प्राइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। इस सिचुएशन में उस गुड्स की जो सेलर सेल कर रहा है, सेलर जो गुड्स सेल कर रहा है उस गुड्स की ओपन मार्केट प्राइस, उसमें टैक्स की अमाउंट शामिल नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग टैक्स, वो कंसीडर की जाएगी शाबाश कंसीडरेशन रिसीव्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अगर सेलर और बायर, सेलर और बायर, बायर क्या, जो गुड्स को रिसीव करने वाला, गुड्स का रेसिपिएंट है, सेलर जो गुड्स को सेल कर रहा है, अगर सेलर और रेसिपिएंट बायर दोनों एसोसिएटेड पर्सन, एसोसिएट्स हैं, रिलेटेड पर्सन हैं, तो देन इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर की जाएगी? इस सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू, जिसे हम ओपन मार्केट प्राइस भी कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन मार्केट प्राइस, और एक्चुअल अमाउंट, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट, whichever is higher will be considered as the value of supply. तो अब आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल की सिचुएशन में अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कह दे कि सेलर और बायर दोनों एसोसिएटेड पर्सन है, तो देन आपने क्या करना है, एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू में से विच एवर इज हायर को कंसीडर करना है, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, थर्ड वन, इंस्टॉलमेंट्स। सेलर ने बायर को चीजें सेल की, सप्लाई,
अब जब सप्लाई की पैसे रिसीव कर रहा है ऑन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में पैसे रिसीव कर रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव हो रहे हो तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको कंसीडर किया जाए? वैल्यू ऑफ सप्लाई उस गुड की फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन मार्केट प्राइस को कंसीडर किया जाएगा। बट याद रखिएगा उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं होनी चाहिए, उसमें मार्कअप शामिल नहीं होना चाहिए। तो ओपन मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग मार्कअप, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग मार्कअप। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। एग्जाम में एग्जामिनर ने अ नंबर ऑफ टाइम न्यूमेरिकल में ये सिचुएशन एग्जाम में प्रोवाइड की है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं एग्जाम में। एग्जामिनर ने कहा कि 1,02,000 रुपए की सप्लाई है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है एट द रेट ऑफ 2%, इसमें मार्कअप भी शामिल है 2% के हिसाब से। अच्छा, अब आपने तो फिगर एक्सक्लूडिंग मार्कअप लेनी चाहिए, मार्कअप तो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें से मार्कअप डिडक्ट करना। मार्कअप डिडक्ट करने का तरीका क्या है? आपने सबसे पहले ये फिगर कंसीडर करनी है। ये फिगर कितनी है? 102,000। इसमें 100 की सप्लाई की वैल्यू शामिल है क्योंकि सप्लाई बेस है, और 2% का इसमें मार्कअप भी शामिल है। तो ये कितने परसेंट फिगर हो गई? 102% हो गई। अब आपको मल्टीप्लाई करना 100 से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए। आपको मार्कअप सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल में ये फिगर लिख पाओ आसानी से। उसकी कैलकुलेशन की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे? 102,000 को डिवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। 102,000 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फिगर हो जाएगी 100,000 के इक्वलेंट। ठीक हो गया जी बच्चे, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी तक हम लोगों ने कंसीडरेशन रिसीव्ड, इन काइंड और पार्टली इन काइंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगर सेलर और बायर रेसिपिएंट दोनों एसोसिएटेड पर्सन हो तो फिर क्या उसूल फॉलो करना है हम लोगों को? और अगर सप्लायर इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सप्लाई इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है, बट उसमें मार्कअप शामिल नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग मार्कअप। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कंसीडरेशन रिसीव का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड प्राइस। सप्लायर प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उस पर कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। तो जब डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा हो तो ये याद रखिएगा वो डिस्काउंट हमेशा नॉर्मल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जितना मार्केट में नॉर्मली सप्लायर ऑफर कर रहा है। ठीक हो गया? अगर नॉर्मल रूटीन से ज्यादा ऑफर किया तो जितना भी एक्सेस होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको दोबारा कंसीडर करना होगा। उसको मैं एक एग्जांपल से बात को समझाता हूं। लेट्स सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, उन्होंने कहा सप्लाई 560,000 की हुई है। सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 5,60,000। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इस सप्लाई पे डिस्काउंट दिया गया है एट द रेट ऑफ 20%। ये डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया? 20%। नॉर्मली डिस्काउंट 20% से ऑफर नहीं किया जाता, नॉर्मली डिस्काउंट ऑफर किया जाता है 10%।
अब आप मुझे बताइएगा नॉर्मल डिस्काउंट कितना ऑफर किया जाता जी? 10%। इस सिचुएशन में डिस्काउंट कितना ऑफर कर दिया गया? 20%। अब एक्सेस डिस्काउंट कितना है? 20% माइनस 10%। 10% एक्सेस डिस्काउंट है, ये एक्सेस डिस्काउंट है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें शामिल करना। ठीक हो गया जी बच्चे? तो जितना नॉर्मल प्रैक्टिस से ज्यादा डिस्काउंट होगा वो एक्सेस डिस्काउंट है, वो इस सप्लाई में शामिल किया जाए। अब इसके लिए हमें वर्किंग कैसे करनी है? ठीक हो गया? अब आप समझिएगा जरा। 560,000 ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब देखें 100 की टोटल सप्लाई थी, बट इसमें से तो 20 का डिस्काउंट दिया जा चुका हुआ है, ये फिगर तो 80% हुई। बात क्लियर हुई? डिस्काउंट के बाद ये फिगर कितने परसेंट है? 80%। तो 100 में से 20 लेस किया। अच्छा, अब आपने कितने परसेंट तक की डिस्काउंटेड प्राइस कंसीडर करनी है? नॉर्मल प्रैक्टिस तक। तो नॉर्मल प्रैक्टिस तो 10% है। अब अगर 100 की सप्लाई हो रही है तो डिस्काउंट मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक का ऑफर किया जा सकता है? 10 का। तो इसका मतलब है 90 पे प्रोडक्ट सेल हो सकती है ना, तो आपने इसमें से 10 लेस करना है 90, या डायरेक्टली 90 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 100 की प्रोडक्ट थी, उस पर डिस्काउंट ऑफर किया 20, इसका मतलब है कितने परसेंट प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई शो कर रही है? 80%। डिस्काउंट नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक तो 90% तक आप ऑफर कर सकते, सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस 90 हो सकती थी, 10% तक डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते थे नॉर्मली। इस सिचुएशन में आपने 20% का डिस्काउंट ऑफर किया होगा, जो कि नॉर्मल से एक्सेस है। जितना भी एक्सेस होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको वर्कआउट करते हैं बच्चे। 560,000 डिवाइडेड बाय 80, देखिए ये जो हमने वर्कआउट किया है 80, ठीक हो गया? इसको मल्टीप्लाई करना है 90 से। देखिए 100 में से 20 लेस किया 80, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10 90। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए ये वर्किंग कैसे हुई है, मैंने आपके सामने ये एग्जांपल इस तरह से डिस्कस की। तो ये फिगर कितनी फिगर हो जाएगी? 630,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कितनी कंसीडर करेंगे? 630,000। जी, बात क्लियर होगी यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड प्राइस में। डिस्काउंटेड प्राइस होनी चाहिए, बट डिस्काउंट आपने कंसीडर करना नॉर्मल प्रैक्टिस पे जो मार्केट में यूज किया जा रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? जितना एक्सेस डिस्काउंट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो एक्सेस डिस्काउंट शैल बी डिसअलाउड, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल किया जाए। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस आइटम। बच्चे थर्ड शेड्यूल के आइटम्स, जिसे रिटेल प्राइस आइटम भी कहते हैं, उस केस में आपने रिटेल प्राइस को बेस बनाना है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। अगर किसी प्रोडक्ट की मोर देन वन रिटेल प्राइसेस हुई तो वो हायर वन रिटेल प्राइस को कंसीडर किया जाए। ठीक है? तो याद रखिएगा थर्ड शेड्यूल आइटम्स के केस में रिटेल प्राइस को बेस बनाया जाता है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन, रिटेल प्राइस भी हम डिस्कस कर चुके। अगर कोई स्पेशल नेचर की ट्रांजेक्शन, कोई ऐसी गुड है जो स्पेशल नेचर की है, तो उस केस में ओपन मार्केट प्राइस बेस बन जाएगी। स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई तो देन फेयर मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट प्राइस को बेस बना। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा नेक्स्ट बच्चे, इंपोर्ट्स की सूरत में, इंपोर्ट्स की सूरत में जितनी भी वैल्यू कस्टम एक्ट के मुताबिक कस्टम डिपार्टमेंट ने असेस की, वो वैल्यू कंसीडर होगी। बट कस्टम असेस वैल्यू में दो कस्टम ड्यूटीज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल की जाएगी। इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए। तो मैं सीक्वेंस ये इक्वेशन यहाँ पे लिखने लगा हूं। सबसे पहले बचे कस्टम असेस्ड वैल्यू,
कस्टम असेस्ड वैल्यू, इसमें प्लस करेंगे बच्चे कस्टम ड्यूटी वाली, कस्टम असेस्ड वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी। और इसमें बच्चे हमें ऐड करनी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक हो गया, सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अच्छा, इसमें फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं सेल्स टैक्स, तो इसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल नहीं होगी, फिर सेल्स टैक्स शामिल होगा और उसके बाद लास्ट पे इनकम टैक्स इसमें शामिल होता है। ठीक हो गया जी बच्चे, तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में इन तीन बातों को शामिल करना है, कस्टम असेस्ड वैल्यू प्लस ऑल ड्यूटीज प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन केस ऑफ इंपोर्ट। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अगर प्रोसेसिंग हुई, वैल्यू एडिशन हुई, कोई प्रोडक्ट है, आपने किसी मैन्युफैक्चरर को फॉर वैल्यू एडिशन पर्पस प्रोवाइड कर दिया, तो जितनी कंसीडरेशन उसको पे की फॉर दैट वैल्यू एडिशन, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे, उस टूल मैन्युफैक्चरर के लिए जितनी एक्चुअल कंसीडरेशन उसे रिसीव हुई, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाई जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, अगर एफबीआर को फील हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फील हो कि उसे जो वैल्यू बताई गई है वो सही वैल्यू बताई नहीं गई उन गुड्स की, जो वैल्यू उसको बताई गई है वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं की गई, तो फिर एफबीआर की वैल्यूएशन कमेटी जो वैल्यू बता देगी, जो वैल्यू देगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया जी। इन केस इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड, अगर एफबीआर ने ये बात असेस की, तो जितनी भी वैल्यूएशन कमेटी वैल्यू असेस करेगी, वो उन गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। इसके बाद बचे नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की दो सिचुएशंस, फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की सिचुएशन में जितनी भी अमाउंट बिल की वो रिसीव करेंगे एनर्जी परचेज प्राइस की। याद रखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी परचेज प्राइस, ये याद रखनी है बात, जस्ट एनर्जी परचेज प्राइस। इसके अलावा कोई भी अमाउंट शामिल नहीं होगी, एनी अदर अमाउंट वुड नॉट बी इंक्लूडेड, वुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसके अलावा कोई भी अमाउंट शामिल नहीं की जाएगी। याद रहेगी ये बात, एनर्जी परचेज प्राइस, जस्ट कौन सी वैल्यू होगी, एनर्जी परचेज प्राइस। अच्छा, अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो जितनी अमाउंट बिल की होगी वो सारी की सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया, टोटल बिल्ड अमाउंट, जितनी भी बिल की अमाउंट होगी वो सारी की सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। बट इसमें याद रखिएगा, समटाइम ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बिल पे एक ड्यू डेट मेंशन होती है कि अगर आपने इस डेट तक बिल सबमिट ना करवाया, जमा ना करवाया, तो आप पे एडिशनल चार्जेस इंपोज कर दिए जाएंगे, उसे कहते हैं लेट पेमेंट सरचार्ज। क्या वर्ड बोला जाता है, लेट पेमेंट सरचार्ज। वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेट पेमेंट सरचार्ज को शामिल नहीं करना, कंसीडर नहीं करना, तो कौन सी अमाउंट शामिल नहीं की जाएगी, एलपीएस की अमाउंट शामिल नहीं की जाएगी, और ना ही सेल्स टैक्स की अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स,
एंड एलपीएस, लेट पेमेंट सरचार्ज। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का केस भी बच्चे हमने डिस्कस कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे लास्ट में बच्चे, अगर किसी गुड्स की वैल्यू बोर्ड ने फिक्स कर दी, अगर कोई वैल्यू किसी भी गुड्स की सप्लाई की वैल्यू बोर्ड ने फिक्स कर दी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो जितनी वैल्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिक्स की, अगर उस वैल्यू से अबव पे सेल किया तो एक्चुअल वैल्यू, और अगर उससे कम पे सेल किया तो जितनी वैल्यू बोर्ड ने फिक्स की होगी वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बात लिखी है, अगर एक्चुअल वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा हुई जो बोर्ड ने फिक्स की है, तो तब आपने एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर करना है। अदरवाइज कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी? जो वैल्यू बोर्ड ने फिक्स कर दी है। लेट्स सपोज बोर्ड ने वैल्यू फिक्स की है एक प्रोडक्ट की ₹100, एक्चुअली उसे सेल किया गया 110। इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर होगी? शाबाश, 110 कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी से एक और बात भी समझ लेते हैं। अगर वैल्यू फिक्स 100 ही है, एक्चुअली उसे सेल किया गया 90 पे, तो इस सिचुएशन में तो वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है ना? तो आपने ये बात याद रखना है, वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड की वैल्यू आपने कंसीडर करनी है, मगर अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हुई इससे, तो फिर आपने एक्चुअल वैल्यू कंसीडर कर। तो ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू तब कंसीडर करनी है अगर वैल्यू एक्चुअल ग्रेटर देन वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड हो तो। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हमने अभी कॉन्सेप्ट किसका डिस्कस किया? वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूं, ये उसकी पूरी की पूरी सब भी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।